नमस्कार, आपका स्वागत है 30 यार्ड्स में और मैं हूं आपके साथ सजल साहू। आज हम बात करेंगे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले मैच दिल्ली वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। इस मैच पर बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सचिन और उपेंद्र थापक। आप दोनों का स्वागत है। शो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस आईपीएल में अभी राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पर है तो वही दिल्ली कैपिटल्स 8वें नंबर पर। राजस्थान रॉयल्स ने एक मैच जीत चुका है और लेकिन दिल्ली ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। आज होने वाले मैच में दिल्ली यह हो सकती है कि अपने विजय रथ की शुरुआत कर दे। आपको बता दें कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच होना है जिसमें अगर हेड टू हेड की बात करें तो राजस्थान ने वहां पर 4 मैच जीते हैं तो वही दिल्ली ने 2 मैच जीते। अगर दिल्ली का पिछला मैच देखा जाए तो उतना खास नहीं रहा। तो सचिन जी ये बताइए कि दिल्ली ने जो पिछला मैच खेला उतना खास नहीं रहा, तो इस बार क्या बदलाव हो सकते हैं राजस्थान के खिलाफ, बताइए। देखिए, दिल्ली के हम पहले मैच की बात करें तो दिल्ली की बल्लेबाजी अप टू मार्क नहीं रही जी। ना। दिल्ली, मुझे लगता है कि मिडल ऑर्डर में भी दिल्ली का मिडल ऑर्डर संघर्ष करते नजर आया। दिल्ली एक वक्त पर 138 पर 7 विकेट पे खेल रही थी। जी। वो तो शुक्र है अभिषेक पोरेल का, जो कि अंतिम में आए, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए और जिन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली को 174 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अच्छा। और अगर हम बात करें बदलाव की तो मुझे लगता है कि दिल्ली के आज बल्लेबाजी क्रम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आज दिल्ली की तरफ से अभिषेक पोरेल मुझे लगता है कि टीम में शामिल किए जा सकते हैं अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करती इम्पैक्ट है। में नहीं रहेंगे, टीम हाँ, में अगर शामिल रहेंगे। पहले अच्छा। दिल्ली बल्लेबाजी करती है तो अभिषेक पोरेल को मौका मिल सकता है। और मुझे लगता है कि टीम एक ऑलराउंडर, जैसे पिछली बार सुमित कुमार खेले थे, जी। तो मुझे लगता है टीम एक प्रॉपर बल्लेबाज यश धूल को भी मौका दे सकती है। अच्छा, और गेंदबाजी क्रम में भी बदलाव यकीनन देखने को मिलेंगे आज। चलिए ठीक है, पहले बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कर ले। पिछले मैच में उतना खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, जैसे कि डेविड वार्नर, शाई होप और ऋषभ पंत। इसके बारे में आप क्या कहेंगे उपेंद्र जी? मिचेल मार्श को हम छोड़ देते क्योंकि उनको स्टार्ट तो अच्छा मिला था, लेकिन वो अनलकी कहा जाएगा कि वो आउट हो गए, नहीं तो शायद दिल्ली उस दिन और बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती थी। बताइए। देखिए, दिल्ली का अभी केवल एक मैच हुआ है, जी। राजस्थान का भी एक हुआ है। आईपीएल अभी शुरुआती चरण में है अपने। वार्नर ए क्लास प्लेयर है, हाल ही में उन्होंने वो संन्यास की घोषणा की थी, वो अलग कहानी है। मिचेल मार्श अपने प्रदर्शन के आधार अनुकूल प्रदर्शन किए, उनको स्टार्टिंग अच्छी मिली, जी। लेकिन उसको बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। शे होप भी आए, 25 में 33 रन बनाए, 2 जी। छक्के मारे, 2 चौके मारे। पंत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा क्योंकि अभी नए आए हैं, जी। 13 बॉल में 18 रन बनाए, लेकिन जिस हिसाब से उनकी है वो हिसाब से नहीं मार पाए। जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने भुई को उतार दिया। स्टब्स, क्रिस्टियन स्टब्स अपने नाम के मुताबिक नहीं खेल पाए। बाकी सुमित कुमार भी नहीं चले, उन्होंने भी 9 बॉलों में केवल 2 रन बनाए। जी। वहाँ पे वो माहौल थोड़ा डगमगा गया दिल्ली के लिए। अगर ये 3 खिलाड़ी की जगह अक्षर पटेल ऊपर आ जाते या अभिषेक पैरोल ऊपर आ जाते तो ये स्कोर जो 174 पर रुक गया था वो 200 के ऊपर पहुंच जाता और वहाँ पे दिल्ली को जीतने के चांसेस बढ़ जाते। और इसीलिए अगले मैच में, जो आज का मैच है, उसमें हुई या सुमित कुमार की जगह अभिषेक पैरोल को हम देख सकते हैं। क्रिस्टियन स्टब्स की जगह नॉर्थिया जो है वो फिट होके आ चुके हैं, तो उनको शामिल किया जा सकता है क्योंकि अभिषेक पैरोल के आ जाने से टीम में मजबूती आ जाएगी। क्योंकि जो उन्होंने पहले मुकाबले में जो उन्होंने किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है उनके हिसाब से। इसलिए क्योंकि बाकी थोड़ा ऊपर नीचे होगा शायद। अगर अभिषेक पैरोल को ऊपर उतार दिया जाए पंत के बाद 4th डाउन पे, तो वो प्रदर्शन हो सकता है। ठीक है। सचिन जी पहले ये बताइए कि ऋषभ पंत काफ़ी लंबे समय के बाद टीम से जुड़े हैं। हालांकि उनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनके स्टैट्स ये बताते हैं कि राजस्थान के खिलाफ वो ताबड़तोड़ खेलते हैं। क्या आपको लगता है कि पंत अगर कैप्टनशिप कर रहे हैं वो सही है, या फिर उनको जो पहले बोला गया था कि यार इनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाया जाएगा, है ना, कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही लाना चाहिए था इनको? क्या ये जल्दबाजी है कि उनको डीसी का कैप्टन फिर से घोषित कर दिया गया इस सीज़न के लिए? हाँ सजल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि ये प्लेयर लगभग 1 साल के बाद गेम में वापसी कर रहा है और मुझे लगता है इसकी वापसी के बाद ही इतना दबाव नहीं बना देना चाहिए था इनके ऊपर। इनको खिलाना चाहिए था और वार्नर को ही कप्तानी करनी चाहिए थी क्योंकि ऋषभ पंत अपना पूरा टाइम लेते और अच्छे से खेलते। अभी आए हुए इनको समय नहीं हुआ और कप्तानी का दबाव दे दिया जिससे कि नहीं खेल पा रहे हैं। इनको मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को कप्तानी से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए था। और देखिए, ऋषभ पंत बखूबी अच्छे खिलाड़ी हैं, समय लगेगा, अभी एक ही मैच है वापसी के लिए तो। जी ठीक है। ये बताइए, पृथ्वी शॉ के बारे में अभी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हमको पता है कि कितने डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं।
वैसे तो उनको डेविड वार्नर की जगह लाना मुश्किल है, लेकिन क्या वो आ सकते हैं डेविड वार्नर की जगह, क्योंकि डेविड वार्नर ने भी पिछले कुछ मैचों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। आप पहले बताएं, फिर मैं आपको डेविड वार्नर के स्टैट्स बताऊंगा पिछले कुछ मैचों में। देखिए, पृथ्वी शॉ का प्रदर्शन उनके नाम के अनुरूप नहीं रहा है। वो एक तरीके से अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद आए, खेल गए, इंडिया हर टीम में इंडियन को शामिल कर लिया गया। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर उसके बाद उनका करियर एकदम ढलान पे आ गया। उनकी एज इतनी नहीं है कि वो करियर इतना ढलान पे आए, लेकिन समय के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं इंसान के जीवन में कि उनका जो प्रोफेशनल करियर होता है उस पर भी असर दिखने लगता है। वही चीज़ पृथ्वी शॉ के साथ हुई है। वो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा वो मेहनत कर रहे हैं, डोमेस्टिक में भी मेहनत की उन्होंने, थोड़े बहुत रन भी बने, लेकिन आईपीएल में इस टीम में, इस पावर पैक टीम में उनकी जगह मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। क्योंकि आपके पास देखिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक केवल 2-3 जगह हैं, वहाँ पे पृथ्वी शॉ नहीं खेलते हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन है। ओपनिंग में आपके पास है 3 खिलाड़ी, आपके पास जो ओवरसीज़ के हैं वो हैं, चौथे नंबर पर पंत हैं, और उसके बाद कोई खिलाड़ी नया आएगा, अभिषेक पैरोल को उठा के लगा देंगे। लेकिन पृथ्वी शॉ जो एक बैट्समैन है जो कि ओपनिंग करते हैं जी, तो ओपनिंग में तो इस टाइम पे उनकी जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पृथ्वी शॉ के स्टैट्स। उनके 5 या 6 मैचों अगर पीछे चला जाए तो उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। उसके साथ अगर बताया जाए कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, तो उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है। 9 इनिंग्स में उन्होंने 165 रन बनाए, जिसमें 18 का एवरेज और 125 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, उतना कोई खास नहीं रहा है। अब अगली बात करते हैं अभिषेक पौरेल की। अभिषेक पौरेल वो हीरो है जिन्होंने पिछले मैच में दिल्ली की लाज बचा ली थी। शायद उनके 32 रन के ही उस छोटे से कैमियो के दम पर दिल्ली 174 रन तक पहुंची थी। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं अभिषेक पौरेल एक साथ मैं इस पे और जोड़ दूं कि क्या आपको लगता है कि अभिषेक पौरेल का जो नंबर है, जो बैटिंग जो आते हैं जिस नंबर पर, उसको इस बार थोड़ा ऊपर हम देखेंगे उन्हें? देखिए, अभिषेक पौरेल से मैं अंडर 19 से ही प्रभावित हूँ जी। और अभिषेक पौरेल की अगर हम पारी की बात करें तो उन्होंने 31 रन की पारी जो खेली, मुझे लगता है वो दिल्ली के लिए बहुत ही एक इम्पैक्ट पारी थी, क्योंकि अगर वो पारी नहीं आती तो दिल्ली कहीं ना कहीं 140 रनों पर सिमट जाती। तो अभिषेक पौरेल की पारी से ही 174 रनों का दिल्ली स्कोर खड़ा कर पाई, जो फाइटिंग टोटल था जी। और अगर हम बात करें अभिषेक पौरेल को ऊपर खिलाने की, तो देखिए हो सकता है अगर अभिषेक पौरेल ऋषभ पंत के बाद आते हैं तो उनको ज़्यादा गेंदें खेलने को मिलेंगी जी। और मुझे लगता है कि वो एज ए अच्छा फिनिशर हम दिल्ली के रूप में उनको देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली के पास फिनिशर की कमी है, क्योंकि अक्षर पटेल के बाद मुझे लगता है कि टीम के पास कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है। ठीक है, ये बोलना गलत होगा कि राजस्थान रॉयल्स बैट्समैन वर्सेस डीसी के बॉलर्स। डीसी के पास क्या ही बॉलर्स है। आपको बता दें कि नोकिया है, ईशान शर्मा, झाई रिचर्डसन ऑस्ट्रेलियन बॉलर, मुकेश कुमार, खलील अहमद, और ये नामी ग्रामी नाम है। तो आपको लगता है कि ये जो मैंने बॉलर्स के नाम बताया, आज वो गिल्ली उखाड़ देंगे राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन के? देखिए, नोरखिया का अभी चोट से उभर के आ रहे हैं, तो उनका प्रदर्शन उनके ऊपर इतना दबाव होगा जी, वो अलग बात है। लेकिन ईशान शर्मा भी है। ईशान शर्मा पिछले ओवर में 8 का इकोनॉमी दिया था, केवल 2 ही ओवर डाले थे, चोटिल हो गए थे वो। मिचेल मार्श भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन पिछले मैच में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। 13 का इकोनॉमी से रन दिए थे, 52 रन दिए आपने जी। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए। आपको स्टैट्स बता देते हैं ईशान शर्मा के। उन्होंने 2 मैच खेले हैं जिसमें 4 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 8 के आसपास रही है और बॉलिंग एवरेज 16 का है। तो उनका परफॉर्मेंस इस टीम के खिलाफ काफ़ी अच्छा है। अब बताइए आगे। देखिए, इनके पास बॉलिंग है, ठीक ठाक है। अक्षर पटेल भी हैं स्पिनर के रूप में, इनका इकोनॉमी बहुत कम रहता है। उन्होंने अच्छी खासी कसावट वाली गेंदबाजी की थी। लेकिन आपको इसके साथ साथ उनके राजस्थान के बैट्समैन भी देखने होंगे। जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो अगर अपने दिन में हों तो अकेले दम पे मैच जिता सकें और शतक भी मार सकते हैं। तो इसलिए दिल्ली की टीम को गेंदबाजी को लेकर थोड़ा सा रहना होगा बच के, क्योंकि राजस्थान के बल्लेबाज अपने आप में तो कमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस स्टेडियम का पिच जिसमें बाउंस अच्छा है और स्ट्रोक अच्छे से खेला जा सकता है। आप ये बताइए कि किन 3 बॉलरों को डीसी के टीम से आज आप खिलाएंगे? मैं एंड्रिक नोरकिया जी, खलील अहमद और ईशान शर्मा। अब बताइए उपेन जी। मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे तो वो खेलेंगे ही, और ईशान शर्मा और एंड्रिक नोरकिया जी। ठीक है, अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान की बैटिंग लाइनअप, अरे वाह! जैसे कि संजू सैमसन, जॉस बटलर, हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रायन पराग, मतलब एक विस्फोटक बल्लेबाजों का क्रम है ये। आप
आपको क्या लगता है मतलब कि आज कितने रन बनाने वाली है अलीक्रम? देखिए आज का जो मैच होने वाला है वो जो आज राजस्थान की बैटिंग और दिल्ली की बॉलिंग के ही होने वाला हाँ, है। दोनों के वर्सेस रहेगा जी। हाँ, और अगर हम बैटिंग की बात करें तो आज टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही करती नजर आएगी। हम्म, और मुझे लगता है कि आज पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 220 तक आराम से पहुंच सकती अच्छा, है। मतलब 200 के पार आज हाँ, 200 लगने के वाले पार बोर्ड पे। स्कोर आज रन जाएंगे जाएंगे। जी। और मुझे आज जॉस बटलर से बहुत उम्मीदें रहेंगी क्योंकि उनका पहला मैच अच्छा नहीं रहा। हम्म, तो मुझे आज उम्मीद है कि आज जॉस बटलर और जायसवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा करेगी। देखिए थापक जी इन्होंने कहा जॉस बटलर के बारे में, तो जॉस बटलर के एवरेज जो है या फिर जो स्टैट्स है उतने खास नहीं है, मतलब कि अगर इस स्टेडियम में देखा जाए और अगर उनके पिछले कुछ इनिंग्स के बारे में भी देखा जाए तो उतने कोई खास नहीं है, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या लगता है आज उनको या बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए या फिर उनके जगह किसी और को लाना चाहिए, बताइए। देखिए, बैटिंग ऑर्डर चेंज करना तो मुझे नहीं लगता सही रहेगा, हम्म, क्योंकि जॉस बटलर पिछले सीजन तो नहीं, लेकिन उसके पिछले सीजन में जब वो खेल रहे थे हम्म, तो ऐसा लगता था कि राजस्थान की बैटिंग केवल उन्हीं के दम पे चल जी, रही है। हर मैच अकेले में खेल आके रहे हैं, जी। हर मैच में आके आप शॉट मार रहे हैं, हर मैच में शतक जैसा फील हो रहा है, वो चीज़ है। बाकी ओपनिंग में वो ठीक है अपनी जगह पे। यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम उनके ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकते अभी के समय में। वो जी, मतलब उनका पता है कि वो आउट हो गए, गलती उनकी होगी, जी, गलत शॉट मार दिया तो आउट हो गए, वरना शतक पक्का था। जी, मुझे सैमसन का लगता है, जी, सैमसन का पिछले कई सीजन से हम देखते आ रहे हैं कि एक मैच होता है, हम्म, शतक मारते हैं, जी, 80 प्लस या 50 प्लस स्कोर होता है। हम्म, दूसरा मैच होता है उसमें 50 प्लस स्कोर होता है, हम्म, और बाकी फिर बाकी जितने भी मैच होते हैं उनमें आप धाराशायी हो जाते हैं, वो चलते ही नहीं है। जी, कैप्टन का ऐसे रूप में खेलना बहुत मुश्किल है। इंडियन टीम में भी हमने देखा कि जब वो आते हैं, शुरुआत के एक मैच में खेलते हैं, अच्छा रन बनाते हैं, और बाकी पूरे मैच में अपने गवा देते हैं। वो साउथ से आते हैं, साउथ के स्टेट से आते हैं, वहाँ पे उनका फैन फॉलोइंग पूरे देश में है। हर देश लोग कहते हैं कि उनको जगह मिलनी चाहिए, इंडियन टीम में भी मिलनी चाहिए, आईपीएल में कैप्टन है ही, लेकिन उनने जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने वो मौका गंवाया है। रेत की तरह उनके हाथ से मौके फिसले हैं। जी, बाकी कई और खिलाड़ी भी हैं जिनको मौके मिला है, दिया गया है, तो उन्होंने बाकायदा 100-200 करके दिखाया है टीम को। लेकिन संजू सैमसन का मुझे डर है कि वो एक मैच में चल गए हैं, अगला ये मैच शायद चल जाए, और बाकी मैच में फिर उनका चलना मुझे तो नहीं लगता कि वो चल पाएंगे, क्योंकि जैसा उनका प्रदर्शन रहा है उसके आधार पर। जी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के खिलाफ संजय का जो परफॉर्मेंस है उतना कोई खास नहीं है। 138 का स्ट्राइक रेट है 10 इनिंग में और 200 रन उन्होंने बनाए हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि संजू सैमसन का जो ग्राफ है कभी ऊपर कभी नीचे होता है। तो क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो पावर हिटिंग कभी भी कर सकता है, और इसके साथ ऐसा भी है कि उसको जिस फेस में बोला जाए खेलने की, अगर उसको धीरे बोला जाए तो धीरे खेलता है, स्पीड से बोला जाए तो मार के खेलता है। तो आप इनके बात से सहमत है? देखिए मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। जी। जैसे उन्होंने कहा कि पहले 2 मैचों में ही संजू सेवल की केवल रन बनाते हैं। अगर हम पिछला सीज़न उठा के देखें तो संजू सैमसन ने कई बार अंतिम पारियों में भी रन बनाए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन टीम में तो अगर संजू सैमसन का अगर हम वनडे में उनकी एवरेज उठा के देखेंगे तो अब 50 से ऊपर की एवरेज है उनको। भले ही उनको वनडे में मौका कम मिलता है, पर जब भी मिलता है वो भुनाते हैं। तो उनकी वनडे में अगर औसत देखी जाए तो 50 के ऊपर की है। और देखिए पिछला सीजन अगर संजू सैमसन का देखा जाए तो उन्होंने कई क्रूशल मैचों में रन बनाए हैं। तो मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। और देखिए आगे पक्का संजू सैमसन अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और मुझे लगता है कि ये 2 मैचों वाली आज ये जो श्रृंखला है इसको ज़रूर तोड़ेंगे। ठीक है। रियान पराग काफ़ी चर्चे में रहते हैं, ट्विटर पर काफ़ी ट्रोल भी होते हैं उनके कारनामों के कारण, लेकिन यह सीज़न उसके लिए उनके लिए जो उनका पास परफॉर्मेंस रहा है, मतलब आप सोच नहीं सकते कितने कितने रन बनाए उन्होंने। उन पर आपका क्या कहना है, बताइए। जी, रियान पराग को तो राजस्थान का चिर युवा कहा जाता है, जी, कि पिछले 4-5 सीजन से उनसे कहा गया है कि वो युवा हैं, अभी उन्हें समय दीजिए, युवा हैं, समय दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस सीजन में वो अच्छा खेलें, अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि पिछले कई सीजन से उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनको बराबर मौका दिया जा रहा है, किस आधार पर दिया जा रहा है। क्योंकि एक मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने 50 लगाई थी शायद, अच्छा खासा स्कोर किया था, उसके बाद डांस किया था उन्होंने, जी, तो फिर उनके ऊपर मीम्स भी बनने लगे कि एक मैच में प्रदर्शन करो, लेकिन प्रदर्शन करना है नहीं, डांस करना है केवल। मतलब राजस्थान की जो टीम है उनमें कोई दिखे ना दिखे, आपको रियान रियान पराग पराग दिख हमेशा कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। जी, तो जी, उसके आधार पे हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, कि रियान पराग इस बार अच्छा प्रदर्शन करें और राजस्थान में अपनी टीम को अच्छे दिखाने की कोशिश करें। जी, बाकी राजस्थान का जो करियर रहा है वो रियान पराग को लेकर, रियान पराग बाकायदा राजस्थान से खेलते रहे,
तो राजस्थान ने अभी उन पर भरोसा दिखाया है मैनेजमेंट के लिए, तो अब रियान पराग के ऊपर है कि वो राजस्थान के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं और टीम के मैनेजमेंट पे कितना खरा उतरते हैं। ठीक है। सचिन जी, ये बताइए, ध्रुव जुरैल, इंडिया के टेस्ट मैच सेवियर, जो पिछला सीरीज रहा इंग्लैंड के साथ, उन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 166 का उनका स्ट्राइक रेट है, 12 बॉल पे 20 रन। वैसे वो शैमरन हेटमायर के नीचे आते हैं, क्या उनको ऊपर आना चाहिए नहीं, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से? देखिए ध्रुव जुरैल एक क्वालिटी प्लेयर है। जी। बाकी अगर हम बात करें सिमरन हेटमायर के, उनको ऊपर आना तो मुझे वो सही नहीं लगता, हम्म। क्योंकि हेटमायर एक पावर हिटिंग अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन हेट उनका पिछले मैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। हाँ, देखिए एक मैच के दम पर अगर हम हेटमायर को गलत साबित नहीं कर सकते, जी। क्योंकि उनका पिछला सीजन उठा के देखें तो आप देखेंगे कि हेटमायर ने काफ़ी कम बॉलों में कितने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी उनके में बहुत कम रही है। देखिए ये तो एक पार्ट ऑफ गेम है कि मतलब प्लेयर कभी रन करता है कभी नहीं करता, तो ये मैं नहीं मानता और ध्रुव जुरैल देखिए अच्छे बल्लेबाज हैं वो, मुझे लगता है कि वो भी एंड में आके रन बना सकते हैं। जी। तो हेटमायर को मुझे लगता है पहले आना चाहिए। ठीक है। राजस्थान रॉयल्स के अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो उनके ऑलराउंडर्स तो है, जैसे कि अश्विन है, कोटियान है और आबिद मुश्ताक है। लेकिन अगर दूसरी टीमों के मुकाबले उनका देखा जाए तो उतना कोई खास इनके में ऑलराउंडर नहीं है। अगर बड़े नामों में देखा जाए तो सिर्फ माफ़ कीजिए, रविचंद्रन अश्विन ही है। तो इस पर क्या कहना है? मतलब टीम ने ऑलराउंडर पर खर्चा नहीं किया इस साल। हाँ, ऑलराउंडर की कमी मुझे लगती है, जी, क्योंकि क्वालिटी ऑलराउंडर। हाँ क्वालिटी ऑलराउंडर, क्योंकि अश्विन देखिए, अश्विन मार सकते हैं शॉट, लेकिन उस स्पीड से रन नहीं बना सकते जितनी बाकी लोग बना हाँ, सकते जैसे हैं। क्लासेन और हार्दिक क्लासन, पांड्या हाँ। बना सकते हैं। तो ठीक है, रियान पराग बॉलिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत स्पिनिंग, लेकिन बैट्समैन में उतना उनके वो नहीं रहेगा फिर। बाकी ठीक है इनकी, क्योंकि अगर शुरुआत में देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और सैमसन, अगर ये तीन चलते हैं तो इन्हें ऑलराउंडर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। बाकी अगर ये तीन फ्लॉप होते हैं तो शायद ही मुझे लगता है कि वो टीम फिर आगे सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि हेटमायर, जैसा कि इन्होंने कहा कि कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, कोई भरोसा नहीं है। बाकी ध्रुव जुरैल का ऐसा है कि प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऊपर पूरा डिपेंड कर देना टीम को, वो ठीक नहीं रहेगा। जी। इन्होंने खर्चा कम किया है इस बार ऑलराउंडर्स को लेकर, बाकी इन्हें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखने से ऐसा लगता है कि ऑलराउंडर पर पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन वही पैसे बचाकर फास्ट बॉलर्स पर डाले हैं, जैसे कि आवेश खान, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट। क्या लगता है आज कौन खेलने वाला है 3 फास्ट बॉलर? मेरे ख्याल से पिछले जो राजस्थान अपनी टीम में बदलाव नहीं करेगी। जी। राजस्थान ने जो पिछली टीम खिलाई थी, मुझे लगता है राजस्थान उसी टीम के साथ जाएगी। टीम में संदीप शर्मा देखने को मिलेंगे हमें, जी। आवेश खान और ट्रेंट बोल्ट। और मुझे लगता है अगर एक बदलाव हो सकता है तो वो हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ, आवेश आ खान की सकते हैं। जगह आ सकते हैं। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आवेश खान और हर्षल पटेल, ये थोड़े आपको ऐसा नहीं लगते कि ओवर रेटेड है आईपीएल में? मुझे लगता है, क्योंकि देखिए आवेश खान का अगर हम देखें आईपीएल की कुंडली निकाल कर, तो उनका प्रदर्शन मुझे लगता है कि इतना खास नहीं रहा है। फिर भी उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपका क्या कहना है इस बार? तीनों खिलाड़ी खेलेंगे जो उनके, मैं सहमत हूँ सचिन से कि जो उनकी टीम थी जो जीती है पिछली बार, वही वो वापस लेके आएंगे। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा का शायद ये आवेश खान, क्योंकि आवेश खान का प्रदर्शन अच्छा रहा है इस वाले मैच में, तो जो टीम जीतती है फिर उसको बदलना मैनेजमेंट के लिए भी आसान नहीं रहता है और कप्तान के लिए भी सोचता है कि क्या क्या ही करना है बदल के। खैर, उनका प्रदर्शन ओवर रेटेड की बात की जाए तो हर्षल पटेल ने आरसीबी के लिए जब वो खेलते थे तो एक मैच में 5 विकेट लिए थे। उस टाइम पे उनका चल रहा था कि जो मैच में वो खेलते थे उसमें बाकायदा विकेट लेते थे, उनको पता था कि उन्हें क्या करना है। और इसमें भी टीम में डिसाइडेड है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जैसा गेंदबाज अगर बॉलिंग करता है तो उसके सामने किसी भी टीम का या किसी बल्लेबाजी का चलना मुश्किल होगा। हमें देखना होगा कि दिल्ली इनके सामने कैसे खेल पाती है। ठीक है। राजस्थान की जो वो है स्पिन डिपार्टमेंट है, वो तो काफ़ी तगड़ी दिख रही है, जिसमें अश्विन और चहल है। लेकिन चहल पिछले कई सालों से उनकी इकोनॉमी बड़ी ख़राब है स्पिन बॉलिंग में। देखिए सवालिया चिन्ह तो है चहल पर, जी। क्योंकि इसी कारण वो भारतीय टीम से बाहर हुए हैं और उनकी जगह कुलदीप यादव भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि चहल को अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी समय से उनकी बॉलिंग में वो धार नज़र नहीं आई है। और मैंने पहले भी कहा था कि टीम किसी एक खिलाड़ी के दम पर नहीं जीतती है। अगर टीम को आगे प्रदर्शन करना है तो स्पिन डिपार्टमेंट में अश्विन और चहल को समान भागीदारी करनी पड़ेगी, और अश्विन अपने अकेले दम पर टीम को आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है। आप अपने 2 प्लेयर्स बताइए, दोनों टीम में से कोई से भी हो सकते हैं जिन्हें आप आज पिक करेंगे, और आप भी। देखिए, मैं
चूज करूंगा जॉस बटलर को जी। और यशस्वी जायसवाल। कोई बॉलर नहीं, दोनों बैट्समैन? बॉलर ट्रेंट बॉल्ट चलेगा, लेकिन हाँ मैं इन दोनों को खेलते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये दोनों खड़े होते हैं तो बॉलर्स की शायद ये जरूरत पड़े, मतलब जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों खड़े होकर खेल जाते हैं तो राजस्थान के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताइए। देखिए, मैं दिल्ली से करूँगा मिचेल मार्श को, जी। और अगर राजस्थान की बॉलिंग की बात करूँ तो मैं आज करूँगा अश्विन को। अश्विन दिल्ली के पहले हिस्सा रहे हैं, तो वो बखूबी जानते हैं कि दिल्ली के खिलाड़ियों की क्या कमजोरी है। जी, ठीक है। आपको बता दें कि दिल्ली ने पिछले 5 मैचों में 4 मैचों में हार का सामना किया है, तो आज ऐसा लगता है कि आईपीएल में अपना विजय रथ या शुरू कर देगा। इसी के साथ आईपीएल मैच के हर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए 30 यार्ड्स में। धन्यवाद।